हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों स्टार्ट है। आपको 15 अगस्त तक आपकी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी जाएगी। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो जाएगी। तो आज ही आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्टार्ट है और आज ही इंडियन ज्योग्राफी भी। पहले समझते हैं, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी में आपको बताया गया होगा कि इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कहाँ से आए, कितने क्वेश्चंस आए। मैं पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी बता देता हूं, एक छोटी सी इंट्रो इंडियन ज्योग्राफी का भी दे दूंगा। देखो, आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ इस टाइप का एक चेकलिस्ट भेजा गया होगा, ठीक है। और ये चेकलिस्ट मतलब अब काफी ज्यादा वायरल हो चुका है, तो जाहिर सी बात है आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर पे जाओगे तो मैक्स चांस है कि आपको मिल जाएगा आपके बुक स्टोर पे। आपको क्या करना है, निकाल लेना है। ये देखो, यहां से आपकी पेज नंबर आप जाओगे 6 पे शायद, ठीक है। तो आपको यहां से ज्योग्राफी स्टार्ट मिलेगी, ओके। अब देखो, यहां से जो इंडियन ज्योग्राफी है, सामान्य भूगोल, यहां पे देखो इंडियन ज्योग्राफी लिखा है। इंडियन ज्योग्राफी कौन करा रहा है? तो रमन सर करा रहे हैं, ओके। अब आप जैसे रमन सर कराते जाए, इस एक एक पॉइंट पे आपको टिक मारते चलना है। एक एक पॉइंट पे आपको टिक मारते जाए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके। इसका फायदा क्या होगा? देखो, इसका फायदा क्या होगा, इस चेकलिस्ट का 2 तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो पीवाईक्यू से, यानी जब आप घटना चक्र तैयार करो तो इस चेकलिस्ट पे टिक मारते चलो। दूसरा तरीका क्या है कि आप मान लो पीवाईक्यू पढ़ रहे हो, पीवाईक्यू मतलब ईयर वाली पीवाईक्यू पढ़ रहे हो। पीवाईक्यू यहां पे लिखता हूं, जो ईयर पीवाईक्यू है आप उसे पढ़ रहे हो। करना क्या, आप मान लो आपने ईयर पीवाईक्यू पढ़ी और उसमें क्या है, मानक समय के ऊपर क्वेश्चन दिया है, ठीक। तो वहां पे मानक समय का आगे क्या करना है, आपको घटना चक्र से या यूट्यूब से या खुद के नोट से पढ़ लेना है। अब आप मानक समय पे आके तीसरे नंबर पॉइंट पे मानक समय, यहाँ पे टिक मार दो, यानी मानक समय वाला जो टॉपिक है, जो स्टैंडर्ड टाइम वाला टॉपिक है, आपका कंप्लीट हो गया। इससे क्या होगा कि अच्छा, एक टॉपिक केवल एक दिन में नहीं पढ़ना है भाई। आप देखो कितना है, यहां पे लगभग 4 पेज में आपकी एक एक छोटी छोटी टॉपिक्स को ब्रेक करके 5 पेज में बताया गया कि आपकी कौन माइक्रो टॉपिक्स हैं। तो माइक्रो टॉपिक्स तक का इसमें एनालिसिस करके रख दिया गया है। बेटर होगा कि आप एक दिन में कम से कम 10 टॉपिक मिनिमम एक सब्जेक्ट का तैयार करो, ठीक। तो आज इंट्रो क्लास है। इंट्रो क्लास में पहला काम है भैया, देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो लोग 15,000 MCQ की सीरीज से, तो ब्रह्मांड पहला टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आगे कहां तक पहुंचेंगे आज की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में खैर उतना क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, बट मैं अभी आपको दिखाऊंगा 2023 के क्वेश्चंस को। चलो भैया, 2023 के क्वेश्चंस को आपको दिखाते हैं। देखो, इसमें 2023 के क्वेश्चन पे एक डिटेल स्टडी तो हम लोग कराने वाले हैं, ठीक। उस पर ये देखोगे, एक एक चीज सोर्सेज निकाल के रखना है, एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। खैर, जब आप एक एक चीज देखना, आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो आपको लगेगा कुछ पेस्ट किया गया है, ठीक। तो जितना गुड टिक मारा गया ना, ये जो गुड ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से आए हुए हैं, ठीक। जो लोग कहते हैं ना पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। अब देखो, यहां से आगे दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, तो इसलिए टिक नहीं मारे गए हैं। तो आप देखो, मैंने यहां पे क्या किया गया है, पीवाईक्यू के क्वेश्चन से आपका चेकलिस्ट जब मैंने ढूंढा तो कितने क्वेश्चन आप देखो, लगभग आपके पीवाईक्यू स्टडी करोगे तो 20 ± 2 क्वेश्चन आपके आते हैं ज्योग्राफी से। 20 ± 2 क्वेश्चन ये आपके आते हैं ज्योग्राफी में, पेपर में। और ज्योग्राफी का एक छोटा भाई माना जाता है, उसका नाम है एनवायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है। जो आप समझो कि मैक्सिमम एनवायरमेंट इकोलॉजी की घटना चक्र, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पढ़ने में लगना है 20 आवर, 15 to 20 आवर, 15 to 20 आवर, इतना टाइम लगना है। और यहां से 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, मिनिमम। कभी कभी आपका भाग्य रहा तो यहां से प्रश्नों की संख्या 12+ भी हो सकती है, ठीक है। और देखो, हाल के दिनों में क्या हुआ है कि ACF RFO का जो पेपर था वो इससे लिंक नहीं रहा अपर से। इसी के लिए थोड़ा इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन की संख्या क्या हुआ, आपकी कम आनी स्टार्ट हो गई है। RFO की जब पहले सिटी इसमें आती थी तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा हो जाया करती थी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ज्योग्राफी को, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को एक साथ खत्म करते हो, हालांकि हम लोग ज्योग्राफी के बाद से इन्वायरमेंट इकोलॉजी ही पढ़ेंगे, तो आप पेपर में अराउंड 30 क्वेश्चन पा जाते हो, ठीक है, ±2 करके। अब सोचो कट ऑफ कितना है, अगर इस बार की बात छोड़ दो तो 90 to 95 के बीच में। इस बार कट ऑफ कितना चला गया, 95+ चला गया, वरना 92 डाउन रहता है। तो यानी 1/3 आपके चेन में कंट्रीब्यूशन किसका है, 1/3 चेन कंट्रीब्यूशन में आपका करंट अफेयर का, तो 1/3 आपके चेन में कंट्रीब्यूशन किसका है, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, 1/3, ठीक है। तो 1/3 तो करंट अफेयर मैंने अभी 6 मंथ में कराया, अभी बहुत सारी चीजें और कराने वाला हूं, आज दृष्टि कराऊंगा, तो 1/3 वहां पे हो गया। अगले 1/3 पे काम कर रहे हैं और एक 1/3 आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें पॉलिटी और हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। आप देखो, उस क्लासेस को, पॉलिटी हिस्ट्री की क्लासेस को जरूर देखो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मेरा व्यू बढ़ जाएगा, ठीक। आपके 2-4 10 या 2-4 100 लोगों के, 2-4 हज़ार लोगों के देखने से बहुत असर नहीं पड़ेगा।
बेटर क्या ना कि उसको देखना है रिवीजन के मकसद से। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि केवल वो पढ़ के आपको पेपर देने जाना है, जो बात कहनी है बिल्कुल स्पष्ट। आपको क्या करना होगा, मुख्य पूर्वावलोकन मान लो आपने पढ़ लिया है, या फिर मुख्य पूर्वावलोकन पढ़ने में बोरियत महसूस हो रही है, तो पहले क्या करो, वहां से 1.25 पे 1.5 पे जैसी स्पीड आपको सहूलियत दे, आप क्लासेस 2-3 कर जाओ और बैठो। जितनी टॉपिक्स कंप्लीट हो गई उन 3 क्लासेस में, मुख्य पूर्वावलोकन से आप उनको तैयार करो। एक तो तैयार करना बड़ा आसान हो जाएगा, दूसरी तैयारी करनी बहुत कमी रहेगी। मतलब आप देखोगे कि जितना मैंने उसमें करा दिया है, मुख्य पूर्वावलोकन में 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक में 4-5 क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो यानी आपकी स्पीड भी बहुत तेज रहेगी, ठीक है। और विश्वास करो, जो ये क्लासेस आप कंप्लीट करा दे रहे हैं, ये हमेशा आप कोई भी किसी साल की पेपर दोगे तो इसकी जो इंपॉर्टेंस होगी वो सबसे ज्यादा रहेगी। तो ये तो था अब तक का इंट्रो। अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस, ठीक। पहले आप देखोगे इन 20 to 25 क्वेश्चन में ज्योग्राफी के अराउंड 1/3 क्वेश्चन होते हैं, वो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है उसकी। आइए हम लोग पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जो सामान्य भूगोल है, खासतौर पे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ, इनकी जो अवधारणाओं से संबंधित या सौरमंडल से संबंधित जो क्वेश्चन है, आजकल उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई है, ठीक। सौरमंडल से तो खैर क्वेश्चन दे रहा है, एक आध क्वेश्चन 2 साल 3 साल पे, लेकिन जो सामान्य अवधारणाएं बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जब पढ़ते हैं वायव्य परिक्रमा पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा कैसे जो सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है, तो उन सब की जो डिविजन्स हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। वो नॉर्मली आजकल क्वेश्चंस बनना बंद हो गए, ठीक। तो इसके ऊपर तो खैर बनते ही क्वेश्चन, इसको हम लोग देखेंगे तो सब कुछ देखेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। बट देखो, इस बार क्या किया था, आपका जो पहला क्वेश्चन बनाया था वो एक पर्वतों के ऊपर बन के आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पर्वतों के ऊपर बना था। वैसे तो पर्वतों के ऊपर 2 क्वेश्चन बना था, एक और पर्वत के ऊपर क्वेश्चन बना था, बट डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन बना था। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। एक आपका क्वेश्चन आपके इस बार रेगिस्तान के ऊपर आया था 2023 के प्री में। उसमें क्या किया था कि जितने भी डेजर्ट हैं, सहारा डेजर्ट हो गया, ठीक है, या फिर अरब के डेजर्ट हो, तो उन्होंने क्या किया था, उसकी ऑर्डर अरेंज करने के लिए दिया था कि भैया कौन सा सबसे बड़ा डेजर्ट है, कौन सा सबसे छोटा डेजर्ट है, उसको ऑर्डर में रखना था। ये क्या है, विश्व की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उनको मैच द कॉलम में पूछा हुआ था। तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन, यहां पे आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन 2023 में क्या था, तीसरा क्वेश्चन आपकी महासागरीय जलधाराओं के ऊपर। महासागरीय जलधाराएं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस आपके बन के आते ही आते हैं, खासतौर पे जो महासागर टॉपिक ही है ना, जो जलमंडल टॉपिक है, यहां से, ठीक है, एक सेकंड टाइम देना आप लोग, ठीक है। स्क्रीन पे किसी की कॉल आ गई थी तो वो चला गया था। उम्मीद करेंगे ऑडियो आपको क्लियर जा रही होगी, ठीक है। महासागरीय धाराएं, मैं एक बार थोड़ा सा नेट ऑफ करूंगा ताकि दोबारा किसी की कॉल ना आ पाए। ओके, सब कुछ फाइन है, ठीक है। अब देखो, टॉपिक तो आपका क्या है, जलमंडल। जलमंडल टॉपिक से आपके मिनिमम एक क्वेश्चन, नहीं तो 2 क्वेश्चन या इससे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। ये यूपी पीसीएस का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, विश्व के महत्वपूर्ण समुद्र हैं। जब ये विश्व के महत्वपूर्ण समुद्र पढ़ते हो तो इन समुद्र की कुछ विशेषताएं, जैसे अगर यहाँ पे कुछ द्वीप है, ठीक है, आइसलैंड है, तो उस आइसलैंड के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। समुद्रों में ही क्या है कि भाई कि कुछ स्टेट है, ठीक है, उनके बारे में, जल संधियों के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, महासागरीय लवणताओं के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। अब देखो, वो यही क्या है ना, 20वां नंबर टॉपिक को आगे सब टॉपिक्स में डिवीजन किया गया है, ठीक। महासागरीय जल की लवणता हुआ, उच्च ज्वार की क्या परिस्थितियां हैं, कब आती हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या है, निम्न ज्वार की क्या परिस्थितियां हैं, ये सब, महासागरीय खाइयों के बारे में, ट्रेंच के बारे में, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जलमंडल के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। विश्व की नदियों के बारे में नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछते हैं, देखो विश्व की नदियों में थोड़ा ट्रिब्यूटरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। इनका ओरिजिन कहां से हुआ, ठीक है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषता है, कोई कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, कोई मकर रेखा को 2 बार काट रही है, उसके बारे में क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉल्स, ठीक है, वाटरफॉल्स अगर इन नदियों के ऊपर स्थित है तो उन वाटरफॉल्स के ऊपर, ये नदियां अगर किसी प्रमुख ठीक है, वो क्या उसको बोलते हैं, वनों से निकलती हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं कि बन सकता है। तो यानी क्या कि अगर विश्व की नदियां कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं रखती हैं तो पूछ लेता है, या ये पूछ लेगा कि यार कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ठीक है, कैरेबियन सी में नहीं गिरती है, या पूछ लेगा कि यार निम्नलिखित में से कौन सी नदी क्या कि मेडिटेरियन सी में नहीं गिरती है। ऐसे क्वेश्चंस भी बन के पीवाईक्यूज में आए हैं। या सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो नदियों के ऊपर आता है वो होता है कि कौन सी सिटी नदियों के किनारे बसी। देखो ये टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि नदियों के किनारे बसे शहर और कस्बे, ये नदियों में वर्ल्ड जो नदियां हैं, रिवर्स है, उनके ऊपर ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। नदियों के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला के आता है। आप देखोगे कि इस बार नदियों के ऊपर वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो नहीं आए थे, बट महासागरीय धाराओं पे आते हैं। आगे देखो, झील और झरनों के ऊपर क्वेश्चन आए थे, ठीक है, झील और झरनों के ऊपर, ये देखो एक क्वेश्चन आया होता, ठीक है,
वाटरफॉल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, लेक्स के, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एक वायुमंडल के ऊपर क्वेश्चन आया था, जैसे हमको पता कि वायुमंडल से क्या है कि कई सारे लेयर्स हैं, ठीक है। तो ओजोन लेयर कहाँ पे है, तो हम बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है। ओजोन लेयर का 90% संकेंद्रण कहाँ पे है, ठीक है, कहा गया वायुमंडल। तो क्षोभ मंडल हम लोग पढ़ते हैं, समताप मंडल पढ़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि जो समताप मंडल में 90% जो ओजोन लेयर होती है वही पाई जाती है, और 10% आपके ऊपरी जो क्षोभ मंडल है वहां पाया जाता है। तो मैक्सिमम संकेंद्रण आपका ओजोन लेयर का क्या होता है, आपके स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में होता है। 10% संकेंद्रण आपका कहां पे होता है, तो ये क्षोभ मंडल पे होता है, ठीक। तो पेपर में स्टेटमेंट यहां से भी दे सकता है, स्टेटमेंट क्या देता है कि जो ओजोन लेयर है, संपूर्ण ओजोन लेयर आपके समताप मंडल में पाई जाती है। तो बहुत सारे लोग इस फैक्ट को सही मान लेते हैं, लेकिन 10% जो आपकी है, 1/10 जो ओजोन लेयर है वो आपकी क्षोभ मंडल में आती है। हमको पता है कि ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर क्या करती है कि भैया सन से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव होती है, ठीक है, उससे हमको क्या करती है, उससे हमको बताती है, ठीक है। क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं, यूवी वेव्स जिसको हम लोग कहते हैं, यूवी वेव्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या करते हैं, ये हमको स्किन कैंसर, बेसिकली स्किन कैंसर जो होता है उसके लिए ये जिम्मेदार होती हैं। अब ओजोन लेयर घटती किससे है, वो सब खैर एक टॉपिक ही आपका है, वो बेसिकली आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक है। तो हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे, ठीक। तो यहां से भी मैंने हम लोग बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बना के दिया था, लेकिन एटमॉस्फेयर से भी एक क्वेश्चन बना के दिया था। इसके बाद से एक क्वेश्चन आपका विंड के ऊपर आया था, ये कोरियालिस बेल्ट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। हालांकि विंड में विंड की जो नेचर्स होती हैं उनके नेचर के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, ठीक है। और स्थानीय हवाओं के ऊपर क्वेश्चन बन के आते हैं। विंड के ऊपर ये नॉर्मली उनके नेचर, उनकी प्रकृति या उनके डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है, और स्थानीय हवाओं के ऊपर, ये दो क्वेश्चन। फेवरेट टॉपिक तो खैर स्थानीय हवा है, लोकल विंड है, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन दिया था वो कोरियालिस बेल्ट के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आपको एक हो गया, यहां से क्वेश्चन बन गया था। नीचे आएंगे तो इस बार वैसे ज्योग्राफी में मिट्टी उट्टी पे क्वेश्चन इस बार नहीं बन गया था। यहाँ पे मिनरल से दो क्वेश्चन बन गया था, ठीक है, मिनरल से वर्ल्ड ज्योग्राफी का दो क्वेश्चन बन गया था, ओके। तो टोटल 2023 में वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन कितने थे, दो यहाँ पे हो गए, एक 3 क्वेश्चन हो गया विंड से, चौथा क्वेश्चन आपका एटमॉस्फेयर से आया था, तो 4 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपका वाटरफॉल से आया था, तो 5 क्वेश्चन हो गया आपका। एक क्वेश्चन ओशियन करंट से आया था, तो 6 क्वेश्चन हो गया आपका। एक क्वेश्चन रेगिस्तान से आया था, 7 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आया था पर्वत से, 8 क्वेश्चन। तो टोटल 8 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया था। अच्छी बात जानते हो क्या दोस्त, कि इस 8 क्वेश्चन में से मिनिमम 6 क्वेश्चन, आपको बता दूं, मिनिमम 6 क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन घटना चक्र के पूर्वावलोकन से होगा, है भी। मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, थोड़ा जब लाऊंगा तो एक एक क्वेश्चन प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहना। अराउंड 6 क्वेश्चन आपके, तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंस रहेगी। बस एक हर बार की तरह रिक्वेस्ट, या तो पहले पूर्वावलोकन पढ़ लो और इससे रिवीजन कर लो, या इसको पहले पढ़ लो, उसको जाके एडिशनल जो है वो देख लो, ठीक है। तो 13-14 मिनट की क्लास में अभी तुमने इंट्रो देखा कि भैया क्या क्या चीजें थी जो हमको देखना और हमारा समझना अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमको लगता है कि हम लोग को अपने क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। एक एक चीजें लगभग डिस्कस कर दिए। इसी में हम लोग क्या करेंगे ना कि जो अच्छा, इसी समय चलो मैं मानता हूं कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहीं गेस कर देता हूं, क्योंकि इंट्रो क्लास है तो ये बता चाहूँ। देखो, अगर आपको ब्रह्मांड वाला टॉपिक नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। नॉर्मली आप देखोगे होता क्या है, उपग्रहों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो इसी के लिए क्या होता है कि जो ये ग्रह है, उपग्रह है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि इनमें से क्या रहते हैं, ये मैक्सिमम करेंट अफेयर में न्यूज में रहते हैं, करेंट अफेयर में न्यूज में रहते हैं, ओके। मार्स मिशन हम सुनते हैं, ठीक है, कोई बृहस्पति पे मिशन भेज रहा है, कोई चंद्रमा मिशन भेज रहा है, तो इनमें से कई सारी चीजें क्या होती है, न्यूज में रहती है। यहां पे मैं ये कहूंगा, आप करेंट अफेयर पढ़ो, आपको लगता है कि यार कि न्यूज में ये सब क्या, बुद्ध आ गया है, ठीक है। जैसे देखो, सूर्य क्यों न्यूज में है, ठीक है, हमको पता, हमने अभी अपना क्या है, सोलर मिशन भेजा है, ठीक है। अब बताओ कि 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, किस लैग्रेंज पॉइंट पे हम उसको मतलब हमारा सोलर मिशन गया है, ठीक है। तो यहां से मतलब करेंट अफेयर से अपने आप को रिलेट कराना है। मार्स मिशन अभी कई बार से न्यूज में सुन रहे हो, मार्स मिशन, ठीक है, तैयार कर जाओ, ठीक है। चंद्रमा को लेके अभी अपना मिशन हमने तो भेजा ही था, अभी जस्ट कौन भेजा है, चाइना ने भी भेजा हुआ है, ठीक है। चाइना ने भेजा यहाँ से एक मिट्टी लेके वापस अर्थ पे आ गई है, ठीक है। तो चंद्रमा न्यूज में, शनि अक्सर क्या होता है, शनि और बृहस्पति न्यूज में क्यों रहते हैं, अपने उपग्रहों के लेके रहते हैं कि कौन किसका घट रहा है, कौन किसका बढ़ रहा है, ये इसलिए न्यूज में रहता है। तो यानी क्या कि सौरमंडल के कुछ ना तो कुछ एरियाज होते हैं ना, करंट अफेयर में न्यूज में रहते हैं। बेटर होता है कि हम लोग केवल वही चीज अगर पढ़ लें तो भी हमारा काम चल जाएगा, नहीं तो इसको पूरा पढ़ने में मैक्सिमम आपका 30 मिनट जाता है। किसी की भी यूट्यूब वीडियो सुन लो या खुद से पढ़ लो तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, ठीक। और यहां से
हर साल क्वेश्चन बन के नहीं आते हैं, आएंगे तो करंट अफेयर रिलेटेड आएंगे, नहीं तो 3 से 4 सालों में एक बार क्वेश्चन बन के आता है यहां से। ओके, सेकंड नंबर टॉपिक आपका पृथ्वी होता है। पृथ्वी, अब देखो अक्षांश पे क्वेश्चन आजकल नहीं बनते हैं। ओके, दो अक्षांशों के बीच में कितनी डिस्टेंस, या ये बेसिकली ऐसे कुल कितने अक्षांश होते हैं, कुल कितने देशांतर होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले बन के आए हुए हैं। अब वो क्वेश्चन क्या बनता है, भूमध्य रेखा कि भाई, ठीक है, भूमध्य रेखा मेनली आपका इंडियन ज्योग्राफी में कर्क रेखा पे क्वेश्चन बनता है कि भाई कर्क रेखा किन किन राज्यों से होके जाती है। ठीक है, अब बताइए भूमध्य रेखा भारत से होके जाती है तो जाती है या नहीं जाती है, बता दो। हम बोलते कर्क रेखा भारत क्या आते हैं, इक्वली 2 पार्ट में डिवीजन करती है, 2 पार्ट्स में डिवीजन करती है। ठीक है, अब बताओ यहां से यानी आपकी कर्क रेखा पे अक्सर क्वेश्चन बन के आ जाता है। ठीक, नॉर्मली बाकी दिन रात, पृथ्वी की उत्पत्ति, भूवैज्ञानिक इतिहास, इस पे क्वेश्चन बन के नहीं आए हुए हैं, आते हैं बहुत ड्यूरेशन बाद, कहीं 6 to 7 साल ईयर्स में एक आध बार क्वेश्चन बन के दे देता है किसी न किसी पेपर में। चट्टानों के ऊपर क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, रॉक्स के ऊपर क्वेश्चन बन के आते हैं। ज्वालामुखी, भारत में हमको पता है यार कि अच्छा भारत में ऐसा तो है नहीं, ये इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है कि भारत में भर भर की ज्वालामुखियां हैं। ठीक, 2 फैक्ट्स केवल ज्वालामुखी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ओनली 2 फैक्ट्स। ओके, वही 2 फैक्ट आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ओके, भूकंप में हमको पता है कि यार भारत में थोड़ा वर्ल्ड में क्या था, भूकंप की घटनाएं होती रह रही हैं। ठीक है, इसी बार करंट अफेयर में आप पढ़ोगे साल भर में तो 4 से 5 भूकंप आते हैं, भारत के सारी सहायता सामग्रियां भेजता रहता है, इसलिए न्यूज में रहता है। भारत को भी हमको पता है कि कई सारे भूकंप के जोन्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, टोटल अब बताओ कितने भूकंप जोन में डिवाइड किया जाता है, 4 भूकंप जोन में, 5 भूकंप जोन में, या 6 भूकंप जोन में। ठीक है, आप चाहो तो कमेंट कर दो। तो नॉर्मली भूकंप में क्या है कि भूकंप की तीव्रता के मापन का क्या तरीका होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन गया था कि रिक्टर स्केल से क्या नापते हैं, मर्केली स्केल से क्या नापते हैं, ये क्वेश्चंस कुछ कुछ बन के आते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। ठीक, अच्छा यहां पे एक इंट्रो में क्या हो गया था, एक गलती यहां पे हो गई थी, कर्क रेखा वाला मैंने बोल के मकर और उसको छोड़ दिया था। देखो चूंकि मुझे कराना है वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो भूमध्य रेखा पे स्थित देश, कर्क रेखा पे स्थित देश, मकर रेखा पे स्थित देश, क्योंकि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कराऊंगा ना। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हो गया, छूट गया है। ये पीवाईक्यू में अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन आता है, अल्टरनेट ईयर पे आता जाता क्वेश्चन है। आप पिछले 3 साल 4 साल का पेपर उठाओ तो कर्क रेखा, भूमध्य और मकर रेखा पे क्वेश्चन 3 बार बन के आ चुके हैं 4 सालों में। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इन पे स्थित देशों के नाम पूछता है या कौन कौन सी नदियां इनको 2 बार काटती हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बीच का 1 मिनट का इंट्रो क्या हुआ था वो इंडियन ज्योग्राफी के अनुसार हो गया था, ये चीज हम लोग दिमाग रखेंगे। बाकी दिन और रात, भूगर्भीय इतिहास, इस पे थोड़ा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नहीं आते मतलब एक लंबे ड्यूरेशन के बाद आते हैं। ठीक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी अगर आप छोड़ते हो तो कोई बात नहीं है। ठीक, यहाँ पे ज्वालामुखी वाला भी एक ये हो गया था। वर्ल्ड की जो ज्वालामुखियां हैं, जो सक्रिय ज्वालामुखियां हैं, ठीक है, ठीक, जो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखियां हैं, जो मृत ज्वालामुखियां हैं, ठीक है, इनका लोकेशन और प्रकृति, भाई कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सी मृत ज्वालामुखी है, कौन सी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन के आते रहते हैं। ठीक है, महाद्वीप, अब देखो महाद्वीप पे तो वैसे तो यार अब कोई क्वेश्चन आ रहा तो किसी ना तो किसी महाद्वीप से संबंधित होगा ये, हालांकि कॉन्टिनेंट की कुछ स्पेशलाइज्ड विशेषताओं के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन भी हर ईयर नहीं बनते, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब मैटर क्या था ना कि यार महाद्वीप आप पढ़ते हो तो यार अब महाद्वीप तो बड़ा टॉपिक हो गया, अब महाद्वीप पढ़ो तो वहाँ की नदियाँ पढ़ लोगे, वहाँ की पठार पढ़ लोगे, यहाँ पे पर्वत पढ़ लोगे, वहाँ की खनिज पढ़ लोगे, ग्रासलैंड्स पढ़ लोगे, ट्राइबल्स पढ़ लोगे, वहाँ की कैपिटल्स पढ़ लोगे, मतलब पूरी चीज़ ही खत्म कर सकते हो। तो वैसे तो आप महाद्वीप को इस हिसाब से अगर पढ़ते हो तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, सारा एक साथ खत्म हो गया। इसके साथ केवल जलमंडल पढ़ोगे, पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद से रेगिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, घास के मैदान वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ओके, ये हो गया। विश्व की राजधानियां वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जलमंडल वाले के टॉपिक तो मैंने बता दिया। महासागरों की लवणता में क्वेश्चन पूछा था कि भाई की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, ये मेंस में पूछा हुआ है। ठीक, ये पूछ सकता है। दूसरा क्या करता ना कि विश्व की कुछ प्रमुख लेक्स या एरियाज को क्या करेगा, बोले भाई किसकी लवणता कितनी है, इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए दे देगा क्वेश्चन। तो लवणता के बेस ये क्वेश्चन बन के आ सकती हैं। ठीक है, ट्रेंच के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कि एक तो सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है, या फिर क्या करेगा निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेंच इस महासागर की, कौन सी ट्रेंच उस महासागर की है, इस टाइप के भी क्वेश्चन देगा। आइसलैंड इसके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसलैंड। खासतौर पे आप देखोगे जापान की जो आइसलैंड है, ठीक है, इंडोनेशिया की जो आइसलैंड है, ओके,
इनके बारे में क्वेश्चन, इसके से कैरेबियन आइसलैंड्स जो है इनके बारे में क्वेश्चंस अक्सर आती रहती है। तो हमारा क्या होता है ना, ये तो मतलब आप देखोगे इसके ऊपर ये 3 आइसलैंड इनके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी कुछ छुटफुट आइसलैंड देती हैं, ठीक है। जैसे ओमान के पास एक आइसलैंड है, 2 साल पहले एक मैं नाम भूल रहा हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया था, 2 साल पहले प्री में दिया हुआ था। तो ये इनके क्या है, ये इनके कोर एरिया आइसलैंड के। इसके अलावा क्या होता है, कुछ छोटे छोटे आइसलैंड के बारे में क्वेश्चन देंगे कि इसका संबंध किस महासागर से, इसका संबंध किस महासागर से है। ओके, झील और झरने वाला क्वेश्चन तो इसी वाला, जल डमरू मध्य इनका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करना ही है। ये प्रवाल भित्तियों से सब क्वेश्चन बन के आते हैं, इन पे क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रवाल वृत्तियां निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती हैं, ठीक है, ये या फिर इनकी संकेंद्रण के ऊपर क्वेश्चन बन के आ जाता है, ठीक है। ये खासतौर पे इंडियन ज्योग्राफी में अक्सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उस एरिया, सूर्यातप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इनका, ठीक है, सौरताप जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन के ऊपर हर साल क्वेश्चन बन के आते हैं, हालांकि इस साल नहीं बन के आता, ठीक है। नहीं तो विली कहाँ का संबंध है, टाइफून कहाँ का है, हरिकेन कहाँ का है, अक्सर क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। इस बार नहीं दिया था। ओके, स्थानीय हवाएं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्थानीय हवाएं। विश्व की प्रमुख जनजातियां, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको करना ही होता है, ठीक। बंदरगाह पे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, बंदरगाह और बंदरगाह यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, खासतौर पे अगर कोई पोर्ट न्यूज में है। जैसे अभी हाल ही में बताओ, भारत ने एक पोर्ट के 10 साल के रेगुलेशन के लिए उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी पा गई है, ठीक है। ईरान का है वो या इराक का है, ठीक है, वो कहाँ का पोर्ट है और उस पोर्ट का नाम क्या है। अब चूंकि देखो एक बंदरगाह ऑलरेडी न्यूज में है, ठीक। चाइना क्या कर रहा है, चाइना भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वो कई सारे देशों की बंदरगाह को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ठीक। तो हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन पूछ दिया कि ये किस देश का बंदरगाह, ये किस देश का बंदरगाह, ये किस देश का बंदरगाह, या अगर करंट अफेयर से भी चाहेगा तो इस बार का क्वेश्चन तो करंट अफेयर से भी बंदरगाह का बना सकता है। मैपिंग के जो क्वेश्चन देती है, नॉर्मली देखोगे मैपिंग के क्वेश्चन कौन सी, मैपिंग में इनके क्वेश्चन बेसिकली सी बेस्ड हो जाते हैं, सी बेस्ड, या बोल देगा अरब प्रायद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कंट्री नहीं है, या अरब प्रायद्वीप से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। कुछ हाल ही में चर्चा में कंट्री रही हो तो वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, जैसे अक्सर इजराइल के साथ कौन कौन से देश बाउंड्री बनाती है, क्वेश्चन देखिए आ जाता है, ठीक है। तो कुछ घटनाक्रम, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम अगर न्यूज़ में है तो उसके अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज है, कोई देश क्या होता है कि न्यूज़ में हो जाता है। जैसे मान लो अभी ईरान वर्सेस इराक चल रहा है, तो उससे ईरान किससे बाउंड्री बनाता है, क्वेश्चन बना के दे दे, ठीक। तो यहाँ पे बना था कि सी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। अरब प्रायद्वीप का क्वेश्चन तो इसी बार दिया, जबकि इसके पहले भी अभी मैं बताऊँ अरब प्रायद्वीप वाला क्वेश्चन CAPF में आ गया है। रिसेंट में CAPF का पेपर हुआ ना, CAPF ने दिया, और ये अरब प्रायद्वीप का जो क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम क्वेश्चन घटना चक्र में PYQ में पूछा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो मैपिंग के क्वेश्चन की क्या आती है, ये थोड़ा सा। अब वैसे तो यार अब सोचो, वैसे जल संधियों के ऊपर क्वेश्चन है तो भी मैपिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, समझना। अगर डेजर्ट का क्वेश्चन है तो मैपिंग का क्वेश्चन है, रिवर्स का क्वेश्चन है तो मैपिंग का क्वेश्चन है। तो अब इस हिसाब से तो मैपिंग के सभी हो गया। मैंने बोला कि ना कि आप अगर क्या करते हो, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप लोग क्या करें कि इस हिसाब से डिवाइड कर लो, ठीक है, महाद्वीप बेस्ड पढ़ो तो सारे क्वेश्चन महाद्वीपों से हैं, तो आप केवल महाद्वीप तैयार कर लो, ठीक है, अच्छे से। आप केवल महासागर तैयार कर लो अच्छे से, तो आपका क्या हुआ, और थोड़ी सी मैपिंग देख लो, मैपिंग अच्छे से, मैपिंग भी इसी में शामिल हो गया, मैपिंग भी इसी में शामिल हो गया, तो फिर पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, सीधी सी बात है ना। तो ये सब टॉपिक्स होते हैं, ओके। तो इतनी चीज़ें हमको मतलब कंप्लीट करनी बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा 2-4-10 क्वेश्चन निकाल लेते हैं, एटलीस्ट एक पहला जो बेसिक वाला टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बन के नहीं आता है या बहुत कम आता है। मैं खुद बोलूँ तो 99% चांस है कि उन 10 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और वो सदे सदा इफेक्ट है। चंद्रशेखर सीमा क्या है, ठीक है, बिग बैंग थियरी, इन पे कुछ क्वेश्चंस बने तो हम लोग उनको देख लेते हैं, और अपनी इंट्रो क्लास फिर कर लेंगे खत्म। मतलब 5-7 मिनट 10 मिनट और क्लासेस चलेगी, इसके बाद से ये वाली क्लास इंट्रो क्लास चुकी थी, हो जाएगी क्लोज। सेकंड क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहां से 10 क्लास, मतलब 10 क्लास मैंने बोला कंप्लीट करने के लिए, पहली क्लास से निकल गई, 9 क्लास और लूंगा, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिसको पेज नंबर जानना होगा वो जान लेना, फिर 498 के बाद 499 पेज नंबर से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट है। तो 15,000 MCQ की सीरीज में किताब से अगर कोई देख रहा होगा और क्लास को, तो 499 चला जाएगा। अब देखो पहला टॉपिक है, आज हम लोग पहला टॉपिक ही कर लेंगे बस, ठीक। क्योंकि देखो आज की क्लास वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कहोगी क्वेश्चन सर आज की क्लास से कितना आएगा, तो शायद कोई एक आ जाए, ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स थोड़ा समझाया हूँ और कुछ क्वेश्चन करने जा रहा है, तो शायद एक आ जाए, मैं खुद ही कर रहा हूँ, शायद एक आ जाए, ठीक। बट आज की क्लास अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी, ठीक।
तो वो पहले किसी भी क्लास का इंट्रो क्लास होना जरूरी होता है, वो हमने देख लिया। अब देखो ब्रह्मांड, पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, ब्रह्मांड। अगर अब देखो ब्रह्मांड के ऊपर अब तक कितने, सोचना मैंने क्या कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ब्रह्मांड के ऊपर बिग बैंग थ्योरी, कोई भी अगर ब्रह्मांड पढ़ेगा तो बिग बैंग थ्योरी तो वो भी क्या है, सीधा एक फैक्ट। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, तो मतलब ब्रह्मांड की उद्भव की सबसे बड़ी थ्योरी कौन सी है, वो बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, सिंपल, कितने सिंपल। अब देखो मिल्की वे, आकाशगंगा, इसके अंदर में क्वेश्चन है कि इसका शेप कैसा होता है। ठीक है, शेप कैसा होता है। ठीक है, तो बहुत अब 10 क्वेश्चन। आप देखो कि ये क्वेश्चन 2001 में आया है, उसके बाद से कभी यूपीपीएससी इसको रिपीट नहीं किया है। मैंने क्या कहा कि अब यहां से क्वेश्चंस आने बंद हो गए हैं, 1997 के क्वेश्चन। ठीक, हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि ये वो कभी कभी क्या होता है ना कि रिपीट भले कर जाए, लेकिन अब यहां की फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है कि हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझें। तो अगर हम लोग वैसे देखें तो सबसे पहली बार जो ब्रह्मांड की संकल्पना के ऊपर या जो तर्कपूर्ण सिद्धांत दिया था किसी ने, तो किसने दिया था, वो कांटे दी बफन ने दिया था। तो किसने दिया था, फर्स्ट एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कांते दी बफन। तो कांते दी बफन के द्वारा क्या गया था, जो पहला सिद्धांत दिया गया था, सबसे ओल्डेस्ट हम लोग कह सकते हैं तर्कपूर्ण सिद्धांत था, वो कांते दी बफन के द्वारा दिया गया था, ब्रह्मांड के उद्भव से संदर्भित। समय के साथ क्या है कि कई सारे सिद्धांत आते रहते हैं, जैसे इमैनुअल कांट के द्वारा सिद्धांत दिया जाता है। क्यों फोन बार बार आ रहा है भाई, इमैनुअल कांट के द्वारा सिद्धांत दिया जाता है। अब हमको एक एक चीज के बारे में क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक्स देखते निकलेंगे, ताकि क्वेश्चन बन जाए तो कर लेंगे। अब देखो हम लोग वायव्य राशि परिकल्पना को देखेंगे। पहला वायव्य राशि परिकल्पना, इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में बन के नहीं आया है, बट कुछ शॉर्ट से चीजें 5-10 मिनट का देख लेते हैं। वायव्य राशि परिकल्पना बहुत फैक्चुअली देखेंगे, बहुत समझने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि समय भी नहीं है और पेपर प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो प्री के अकॉर्डिंग जाएंगे। प्री में लिखा भी है सामान्य विश्व का भूगोल। ठीक है, ये क्या है, सामान्य अवधारणा, ऑलरेडी वो लिखा है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में जाके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो ऑलरेडी सिलेबस में सामान्य वर्ड्स का। जनरल साइंस में क्या लिखता है, जनरल साइंस। ठीक है, वो बहुत आपसे एक्सपर्टीज की उम्मीद नहीं करता है। ठीक, हम लोग जनरल साइंस से क्या करते, डर जाते हैं। सिलेबस ऑलरेडी डिफाइंड है, सामान्य जानकारी आपको चाहिए। आपको लाइट क्या करना है, बहुत सामान्य से जो लाइट से संबंधित घटनाएं हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रयोग हैं, उसको समझना होता है बस। ठीक, अब वायव्य राशि परिकल्पना, पहली बात तो होती है कि वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक है, जो कि हमको पता है कि ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना दिया किसके द्वारा गया, तो इमैनुअल कांट। ठीक है, इमैनुअल कांट के द्वारा। ठीक है, ये हिंदी में केवल कांट लिख देता हूं। इसको 1754 के अराउंड, ईयर नहीं याद करेंगे, अराउंड इसको क्या किया था, दिया गया था, जो कि ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित एक हम लोग कह सकते हैं एक सिद्धांत था। ठीक है, यह सिद्धांत आगे, यही सिद्धांत जो वायव्य राशि सिद्धांत है, ध्यान देना है, इसमें एक बार संशोधन किया गया है 1796 में। इसमें संशोधन किया गया किसके द्वारा, लाप्लास के द्वारा। ठीक है, और लाप्लास की तरह से संशोधन कर किया गया, इसको बोला गया निहारिका परिकल्पना। ध्यान देना, इसको क्या बोला गया, निहारिका परिकल्पना बोला गया, निहारिका परिकल्पना बोला गया। यानी वायव्य राशि परिकल्पना के ऊपर एक तो क्वेश्चन क्या सकता है कि भाई वायव्य राशि परिकल्पना का संबंध किससे है। ओके, तो ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित है, किसने दिया, इमैनुअल कांट के द्वारा इसको दिया जाता है इन 1754 to 55 के ड्यूरेशन में। बाद में इसी परिकल्पना में कुछ संशोधन किया जाता है लाप्लास के द्वारा, और इसका नाम क्या दिया जाता है, ठीक है, निहारिका परिकल्पना, इसका नाम दिया जाता है। तो ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित क्या ना कि दो टाइप के सिद्धांत है। एक सिद्धांत कहता है एक ग्रह, मतलब ध्यान देना है, एक तारा से उत्पत्ति के बारे में बताता है ग्रहों के, और दूसरा दो तारों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। यानी एक सिद्धांत क्या कहता है, एक सिद्धांत कहता है, ठीक है, मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट। मोनो का मतलब ही सिंगल होता है, ठीक है, ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इंग्लिश भी गलत होगी, थोड़ा सा आपको लगेगा यार कि, तो जाहिर सी बात है मुझे इंग्लिश थोड़ी नहीं आती है, मुझे चूंकि पता है यार कुछ इंग्लिश के लोग देखते हैं, इंग्लिश मीडियम के लोग भी देखते हैं, तो इतना एटलीस्ट लिख दें उनको भी समझ में आए। तो एक सिद्धांत क्या कहता है, एक सिद्धांत कहता है भाई कि एक तारक संकल्पना देता है, और दूसरा सिद्धांत क्या करता है, दो तारक संकल्पना देता है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी संकल्पनाएं हैं जो
एक तारक है और कौन कौन सी ऐसी कॉन्सेप्ट है जो द्वितारक है सॉरी, और किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया। इसी को हिंदी में अद्वैतवादी, ठीक है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट को या एक तारक संकल्पना को अद्वैतवादी संकल्पना भी कहते हैं, और डुअलिस्टिक को द्वैतवादी संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में अगर हिंदी में अद्वैतवादी या द्वैतवादी आता है तो इसको भी हम लोग इस तरीके से देखेंगे। अथवा जो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है उसमें जो अभी हमने वायव्य राशि परिकल्पना देखी, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है मोनिस्टिक का। ये आपका एग्जाम्पल किसका है, तो ये आपका एग्जाम्पल है मोनिस्टिक का। और चूंकि इसी में संशोधन किया गया निहारिका परिकल्पना, तो निहारिका परिकल्पना भी आपका क्या है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट से भी संबंध रखती है, ठीक है। तो इसका तो संबंध किससे हो गया, एक तारक संकल्पना से संबंधित हो गया, ओके, एक तारक संकल्पना से। अब ड्यूलिस्टिक से किसका संबंध है, ड्यूलिस्टिक से, तो ड्यूलिस्टिक से संबंधित तीन इंपॉर्टेंट परिकल्पनाएं आती हैं। एक को हम लोग कहते हैं ग्रहाणु परिकल्पना, ध्यान देना, एक को हम लोग कहते हैं, इंग्लिश लिख दे रहा हूं, हिंदी में बोल दे रहा हूं, ठीक है। हाइपोथेसिस, तो केवल हाइपो भर का जगह है तो तुम्हारा हाइपोथेसिस। एक क्या हो गया, ग्रहाणु परिकल्पना हो गया, ठीक है। ग्रहाणु परिकल्पना दिया किसके द्वारा गया, तो चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा या मोल्टन के द्वारा। यहाँ पे कहीं स्पेस होगा तो लिख देंगे, आपने इसे कहीं नोट करें ना, ये चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया था। चैम्बरलिन और मोल्टन ये दो लोग थे जिनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट जो सेकेंड आपका है वो कौन सी परिकल्पना है, ग्रहाणु परिकल्पना की वजह से। तो सेकेंड जो आपकी परिकल्पना है वो आपकी ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है, टाइडल हाइपोथेसिस। दूसरी क्या आपकी, तो दूसरी परिकल्पना का नाम क्या है आपका, वो है ज्वारीय परिकल्पना, जिसका संबंध क्या है, जेम्स जीन्स से है और हेरोल्ड जेफरी से है। जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी के द्वारा यह परिकल्पना दिया गया। तो मैथ्स दी कॉलम में परिकल्पना उसके प्रतिपादक का नाम देके सुमेलित करने में भी ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है जो कि इसके द्वारा यहां पे दिया गया है वो है आपका बाइनरी स्टार थियरी, यानी द्वैतारक संकल्पना, बाइनरी, ठीक है, स्टार थियरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वैतारक संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। द्वैतारक संकल्पना किसके द्वारा दिया गया था, तो रशेल के द्वारा ये दिया गया संकल्पना है, ठीक है, रशेल के द्वारा दिया गया संकल्पना है। तो हमने ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या देखा, एक तो हमने ज्वारीय संकल्पना देखा, एक तो ज्वारीय संकल्पना देखा हमने, ओके, ग्रहाणु संकल्पना देखा और बाइनरी स्टार थियरी देखा। तो ये तीन थियरीज का संबंध आपके किससे है, द्वैतारक संकल्पना से है या द्वैतवादी संकल्पना से इनका संबंध हो गया। तो एक तो इसके पे क्वेश्चन बन क्या है। इसके बाद से हमको पता यार कि आगे चल के बिग बैंग थियरी दी जाती है, ठीक है। बिग बैंग यहाँ पे अगर चाहो तो कहीं कुछ स्पेस है क्या, यहीं पे छोटा सा बता देता हूँ, ओके। यहीं पे आपको बिग बैंग थियरी के बारे में शॉर्ट में बहुत छोटा सा और एक ही फैक्ट बन के आता भी है क्वेश्चन, ठीक। तो ध्यान रखना बिग बैंग थियरी के बारे में क्या क्वेश्चन बन जाता है कि भाई बिग बैंग थियरी दी किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। तो क्या होता है कि भाई लेमेंथियर, जॉर्ज लेमेंथियर के द्वारा ये थियरी दी जाती है, तेयर के द्वारा ये थियरी दी जाती है, ओके। बाद में ध्यान देना है इसका नाम किसने बिग बैंग रखा, तो इसका नाम जॉर्ज लेमेंथियर ने नहीं रखा था। बिग बैंग नाम रखा गया था, वो नाम रखा गया था फ्रेड होयल के द्वारा। फ्रेड होयल के द्वारा इसका नाम क्या रखा गया, बिग बैंग थियरी, ठीक है। आगे इस थियरी को और क्लैरिफाई करते हैं और डिफाइन करने का काम कौन करते हैं, तो रॉबर्ट वेगनर, तो बिग बैंग थियरी के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसको हम देखेंगे। एक सिंपल, अब देखो पेपर में क्वेश्चन क्या बन गया है कि बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जिन चीजों को हमको देखना है, तो बिग बैंग थियरी क्या कहती है कि भैया कि लगभग अरबों साल पहले, उसका एक फैक्ट है कि 13.72 टू 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ क्या था कि पूरा ब्रह्मांड एक केंद्रित था, मतलब जुड़ा हुआ था। एक समय के बाद क्या होता है, इसमें विस्फोट होता है, इसमें विस्फोट होगा और ये क्या होगा, कई टुकड़ों में इसका डिवीजन हो जाएगा, कई सारे टुकड़ों में इसका डिवीजन हो जाएगा, ओके। कई सारे ब्रह्मांड क्या होगा कि कई सारे टुकड़ों में डिवीजन होगा, और जो टुकड़े डिवीजन होता है ना, जो टूटते हैं, इन अनंत समूहों को क्या कहते हैं, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े उनको गैलेक्सीज कहते हैं। ब्रह्मांड में माना जाता है सैकड़ों अरब गैलेक्सीज है, 100 से 200 अरब गैलेक्सीज है, और एक एक गैलेक्सी में माना जाता है अरबों के करीब में तारे हैं, यानी एक एक गैलेक्सी में हर सैकड़ों अरब तारे मौजूद हैं, ठीक
ठीक। तो ये तो हो गया आपका इतना बड़ा ब्रह्मांड, और इन सबको एक रूप से देखोगे, सम्मिलित रूप से देखोगे, इस सभी पूरी गैलेक्सी को मिला के एक समान देखोगे तो ये पूरी गैलेक्सी मिलकर बनती है ब्रह्मांड। तो बिग बैंग थ्योरी आपकी ये बातें बोलती है, ठीक। बिग बैंग थ्योरी क्या आती है, ये बातें बोलती है। अब यहां पे हमको क्या होना होगा, ठीक है, हमने देख लिया कि ये देख लिए तारे देख लिए। अब देखो ये चीज देख लिए। अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात थोड़ा तारों से संबंधित जो समझना होगा वो देखते हैं। सपोज कि मान लो कि भैया ये कोई एक तारा है, ये तारा है, ठीक। तो तारा भाई अपनी जवानी की अवस्था में, अपनी युवा अवस्था में है, तो भाई क्या करेगा, खूब तेज चमकेगा, मतलब समझे ना, इसकी प्रोडक्टिविटी खूब रहेगी। एक समय बाद क्या होगा, जब इसका समय थोड़ा बीतता जाएगा तो तारा क्या होगा, वृद्धावस्था की तरफ जाएगा, यानी अब जो इसकी क्वालिटी थी वो कम होना स्टार्ट होगी, वृद्धावस्था की तरफ जाता है, मतलब एक समय मृत प्राय हो जाएगा। तो यानी तारे के आकार में क्या होता है, समय के साथ एक समय के बाद लगातार वृद्धि होती जाती है। कब वृद्धि होती जाएगी, जब तारा अपनी वृद्धावस्था की तरफ जाना स्टार्ट करता है, तब क्या होगा, इसके आकार में वृद्धि होगी। अच्छा भैया ये गर्म है, तारे क्या होंगे भाई कि प्रकाश उत्पन्न करेंगे, भाई गर्म है, तो जब इसकी आकार में वृद्धि होगी, यानी सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो यानी क्या होगा, समय के साथ क्या होगा, ये कोल्ड होना भी, ये शीतल होना स्टार्ट होंगे। कोल्ड होना यानी इसमें शीतलता स्टार्ट होगी। शीतलता जब इसमें स्टार्ट होती है तो हमको पता है कि तारे बने किससे रहते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम मेनली इसमें पाए जाते हैं। तो जब ये ठंडा होना स्टार्ट होते हैं तो जो इनके अंदर ये तत्व हैं, इसमें परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे खासतौर पर देखेंगे कि जो आपका हीलियम होता है, ये कार्बन में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे किस में चेंज होता है, कार्बन में चेंज होता है। और जो ये कार्बन है, ये क्या होता है, कुछ सॉलिड पदार्थों में परिवर्तन होना स्टार्ट होते हैं, जैसे आयरन, लोहे में इनका परिवर्तन हो गया, ठीक है, लोहे में परिवर्तन हो गया। तो होता क्या है कि जैसे जैसे ये वृद्धावस्था की तरफ जाएंगे, ठंडा होता जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, एक भयानक विस्फोट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। यानी जब ये वृद्धावस्था था, जब मृतप्राय अवस्था में जाते हैं, तो क्या होते हैं, इसमें एक विस्फोट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। तो सुपरनोवा का संबंध किससे है, तो मृतप्राय तारे से है। ये एक बार पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ भी है। इसी विस्फोट को हम लोग सुपरनोवा विस्फोट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है वो समझ गए। अब देखो सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात क्या होता है ना भाई, विस्फोट होगा तो कई टुकड़े बनेंगे। तो इसके भी तीन टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। एक टाइप को हम कहते हैं कि ब्लैक डॉर्फ कहते हैं, यानी कृष्ण वामन कहते हैं। चलो यहीं पे आपकी चंद्रशेखर सीमा आ जाएगी। एक को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक डॉर्फ यानी कृष्ण वामन कहते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, ठीक है, यानी न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा। और आपका एक होता है कृष्ण विवर, जिसको हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल कहते हैं। हमको पता है कि जो ब्लैक होल होती है, इसकी ग्रेविटी पावर बहुत ज़्यादा होती है। यही कारण है यहां से प्रकाश भी बच के निकल नहीं पाता है, ठीक है, इतनी ज़्यादा होती है कि प्रकाश भी बच के निकल नहीं पाता। हमको कोई चीज़ कब दिखेगी, जब वहां से जाएगा प्रकाश टकरा के किसी चीज़ से हमारे आँख में, मान लो हमको कुछ भी देखना हो तो हम टार्च रात में जलाते हैं, तो वो टार्च की लाइट वहाँ जाती है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे टकरा के हमारी आँख पे पड़ती है, फिर हमको वो चीज़ दिखाई पड़ती है। तो ग्रेविटी इतनी ज़्यादा यहाँ पे होती है कि यहाँ से लाइट भी वापस रिटर्न नहीं हो पाती है, ठीक है, इसीलिए हमको दिखाई नहीं पड़ता, ये ब्लैक पूरे ब्लैक हो जाते हैं। इस पे भी इस सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन गया हुआ है। ओके, इसको हम लोग देखेंगे। तो ब्लैक होल समझ गए। अब ये ब्लैक डॉर्फ जो है, न्यूट्रॉन स्टार जो है, ब्लैक स्टार जो है, इसको क्लैरिफाई चंद्रशेखर ने किया था। हमको बताया ये घटना क्या होती है, मृतप्राय तारे के समय होती है, ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात होती है। तो ये सोलर मास के हिसाब से इसका संबंध निकालते हैं। ये कहते हैं जब किसी मतलब विस्फोट के पश्चात अगर किसी तारे का सोलर मास, ठीक है, किसी टुकड़े का सोलर मास जो है 1.44 मास मतलब सोलर मास से कम है, तो वो ब्लैक डॉर्फ कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा, तो वो ब्लैक डॉर्फ कहलाएगा। लेस देन सोलर मास अगर 1.44 है, ठीक है, तो सॉरी तो वो व्हाइट डॉर्फ कहलाएगा। ये यहां पे कुछ एक सेकंड, कुछ तो गलत लिखा गया है, ठीक है। एक चीज यहां पे ये गलती हुई थी, बताता हूं। देखो जब लेस देन 1.44, ठीक है, सोलर मास हो जाता है, तो ये आपका होता है, ये घटना होती है व्हाइट डॉर्फ, ठीक है, श्वेत वामन की घटना होती है। बाद में यही जो श्वेत वामन की जो घटना है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी ब्लैक डॉर्फ में। ओके, ब्लैक डॉर्फ में समय के साथ ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, ये अब बात आती है कि अगर ये 1.44 से लेके 3, ठीक है, मतलब 3 सोलर मास के बीच में अगर है,
ठीक है, 3 सोलर मास के बीच में अगर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग न्यूट्रॉन स्टार के नाम से जानते हैं। ठीक, और अगर यही क्या हुआ बढ़ के आपके 3 सोलर मास प्लस इनकी वो हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लैक होल्स के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों का डिवीजन आप लोग समझ गए कि किस सोलर मास के बीच में रहेगा तो व्हाइट जो ड्वार्फ है वो कहलाएगा, यानी श्वेत वामन कहलाएगा। बाद में श्वेत वामन आपके ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार किसके बीच में रहेगा, किस मास के बीच में, तो समझ जाएंगे सोलर मास के बीच में न्यूट्रॉन स्टार है। और ब्लैक होल किस सोलर मास के बीच में रहेगा तो ब्लैक होल कहलाएगा। ये घटना खैर हम लोग समझ गए। ओके, ये घटना समझ, जो ये 1.44 की सीमा है ना, ये 1.44 की जो सीमा है यही आपकी सोलर मास की, यही आपकी चंद्रशेखर सीमा भी है, यही आपकी चंद्रशेखर सीमा भी है। ओके, तो बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीजें समझ गए। 8 से 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, सारे क्वेश्चन आपको आ ही रहेंगे। अब देखो बिग बैंग थियरी का संबंध किससे है, ब्रह्मांड से इसका संबंध है। बिग बैंग थियरी, बिग बैंग किसने नाम रखा, आगे उन सारी चीजों को हमने देखा हुआ है। बेसिक में छोटा सा ब्रह्मांड की कॉन्सेप्ट को समझाते समझाते मैंने क्या किया, सुपरनोवा विस्फोट वगैरह भी समझा दिया, उसी में हम लोग समझ गए थे। आकाशगंगा वर्गीकृत की जाती है। देखो वैसे तो क्या था ना, आकाशगंगा की कई सारे शेप्स पहले माना जाता था कि अभी ये इलिप्टिकल भी हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, ये सर्पिलाकार हो सकता है, ये इरेगुलर साइज का भी शेप का हो सकता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक टेलीस्कोप से ये पता चला कि नहीं, जो इसका शेप है वो क्या है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा मिल्की वे की वर्गीकृत की गई है। तो ये सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में की गई है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु का शिकार होते हैं। तो भाई इतना देर से पढ़ रहे हैं, चंद्रशेखर सीमा। ओके, चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, कृष्ण छिद्र सिद्धांत, एस चंद्रशेखर। ठीक है, एस चंद्रशेखर का संबंध है। इतने देर से भाई बाबा का नाम तो कोई पढ़े, इनका तो नाम तो कोई पढ़े ही नहीं, सीवी रमन का नाम, हालांकि सीवी रमन के ही अंडर में चंद्रशेखर रहते हैं। ओके, ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है, ये रिसेंट, ये 2003 में क्वेश्चन बन गया था, एक रिसेंट में भी इस टाइप का क्वेश्चन एक बन के आया हुआ था 2021 या 22 में, कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है, जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट समझाया भी हूं इस कॉन्सेप्ट को आपके ब्लैक होल जब पढ़ा रहा था। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे बच के नहीं निकल सकता है, कथन कारण की व्याख्या करता है, इसलिए टिक मार रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी समझा दिया हूं ऊपर। ओके, नेक्स्ट सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा क्या है बता दिया, एक मृतप्राय तारे हैं। मैंने बोला कि जब एक तारा बड़ा होता है तो इसकी एरिया बड़ा होगा, जब वृद्धावस्था में जाएगा कोल्ड होना स्टार्ट होगा तो हाइड्रोजन जो हीलियम रहता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जब ये वृद्धावस्था में जाना, मृतप्राय अवस्था में जाएगा तो होता क्या है कि भाई कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो चेंज होते हैं, हीलियम कार्बन में चेंज होगा, कार्बन भारी धातुओं में जैसे लोहा वगैरह में चेंज होगा, तो इसमें एक विस्फोट होगा। जब ये मृतप्राय अवस्था में जाएगा तो इसमें एक विस्फोट होता है जिसको हम लोग सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। तो सुपरनोवा का संबंध हो गया एक मृतप्राय तारे से। निम्नलिखित में कौन सा अंतरिक्ष का अवयव है, तो ब्लैक होल तो है भैया, अभी हम लोग पढ़े हैं। ब्रिस्टल तारा, ये यहाँ पे क्वाशर और यहाँ पे पल्सर है। ब्रिस्टल तारे का संबंध इससे नहीं है, पल्सर हो गया, ब्लैक होल हो गया, क्वाशर हो गया, इन सभी का संबंध अंतरिक्ष से है। ठीक है, ये नक्षत्रशाला, ये तो मतलब यार तारामंडल बहुत बहुत सिंपल। ठीक है, आपको आपके शहरों में तारामंडल या नक्षत्र होगा भी। ठीक है, मतलब वो गोरखपुर में जैसे है नक्षत्रशाला है, वहाँ से आप आके देख भी सकते हो। 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में आधे घंटे का शो चलता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन देता 2013 में। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है, तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह नक्षत्र या तारामंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 1995 करंट अफेयर में न्यूज में था, तो कोई बात नहीं है, मैं इसको सर्च किया गूगल पे तो 1995 में करंट अफेयर में न्यूज में रहा था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। ठीक, तो इसमें लिख रहा है कि टेलीमीटरिंग, भारहीनता, ठीक है, सिसल्यूनर और बाइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाइट क्या है, कि बाइट जो होती है वो कंप्यूटर की जो द्विआधारी अंकों की अंक होती है, मतलब 8 द्विआधारी अंकों वाली एक इकाई होती है, उसको हम लोग बाइट कहते हैं। तो यानी बाइट का संबंध यहाँ पे बता रहा है कि कंप्यूटर से भैया, ना कि स्पेस से है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन हटा देना, बाकी तीनों आपका सही है। कहने लगे 1-2 फैक्ट्स ऐसे हैं जो लगभग चीजें तो हम लोग समझ लिए थे, 1-2 फैक्ट थोड़ी फैक्चुअली क्वेश्चन थे, वो हम लोग यहां से देख लेना। कल से हम लोग डिटेल स्टार्ट करेंगे, कहने के लिए आज 10 ही क्वेश्चन किए कल से, लेकिन क्वेश्चन की जगह चूंकि मुझे 9 क्लास में क्या ना आपकी पूरी बुक खत्म करनी है अब यहाँ से आगे, तो स्पीड भी थोड़ी तेज रहेगी और बढ़िया तरीके से कंप्लीट भी कर लेंगे। 9 क्लास से ज़्यादा, अगली 9 क्लास से ज़्यादा इसको नहीं खींचेंगे। 15 अगस्त को आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट करा देंगे। जय हिंद।